Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 107 Perspectives on International Relations and World History, Block 4 Contemporary International Relations. Unit 12 Cold War Different Phases. What is the Cold War? Cold War क्या है? ये USA और USSR के बीच का तनाव था। दोनों देश दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते थे। इस दौर में पूरी दुनिया दो बड़े ग्रुप्स में बट गई थी। ये सब कब से कब तक चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के तुरंत बाद ये शुरू हुआ था। 1945 तक में शुरू हो गया था और 1991 सोवियत यूनियन USSR के टूटने के बाद ये ख़त्म हुआ था। ये तनाव लगभग 46 साल तक चला था। इसे कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं? दोनों देशों ने आमने सामने आकर कभी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने हथियारों की जगह दूसरे तरीकों से लड़ाई की। ठीक है, उन्होंने कैसे कम्पीट किया? पॉलिटिक्स। USA कैपिटलिज्म और USSR कम्युनिज्म को फैलाना चाहता था। मिलिट्री पावर। दोनों देशों ने एक दूसरे को डराने के लिए खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। टेक्नोलॉजी। स्पेस में पहले पहुंचने की होड़ लगी, जिसे स्पेस रेस कहते हैं। इन्फ्लुएंस। दोनों दूसरे छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेन कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। जूम कर लूँ। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। USA और USSR की सोच बिल्कुल अलग थी। USA सपोर्टेड कैपिटलिज्म। USA में बिजनेस प्राइवेट लोग चलाते हैं और वहाँ पर्सनल फ्रीडम होती है। USSR सपोर्टेड कम्युनिज्म। USSR में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और सब बराबर होते हैं। कंपटीशन फॉर वर्ल्ड लीडरशिप। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़ा लीडर बनना चाहते थे। आर्म्स रेस। एक दूसरे के आगे निकलने के लिए खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का मुकाबला चल रहा था। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू सुपर पावर्स। दोनों देशों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। मेन फीचर्स। नो डायरेक्ट वॉर बिटवीन द USA एंड USSR। दोनों बड़ी ताकतें कभी आमने सामने नहीं लड़ी। न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिलिट्री कंपटीशन। अपनी फौज और परमाणु ताकत को लगातार बढ़ाते रहे। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस। दोनों देशों ने छोटे देशों को मिलाकर अपने अपने मिलिट्री ग्रुप्स बनाए। स्पेस रेस। स्पेस में पहले पहुंचने और मून पर इंसान भेजने की होड़ लग गई थी, उनमें जल्दी लग गई थी बड़ी। प्रॉक्सी वॉर्स इन अदर कंट्रीज। वो खुद नहीं लड़े पर दूसरे देश जैसे कोरिया वर्सेस वियतनाम, कोरिया या वियतनाम की लड़ाई में अलग अलग साइड को सपोर्ट करते थे। ठीक है, फिर मिलिट्री अलायंसेस। NATO 1949। इस ग्रुप को अमेरिका लीड कर रहा था। फॉर्म टू प्रोटेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज। ये वेस्टर्न यूरोप के देशों को सोवियत यूनियन के हमले से बचाने के लिए बना था। वार्सा पैक्ट 1955। इस ग्रुप को सोवियत यूनियन चला रहा था, मतलब USSR चला रहा था। फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये NATO के जवाब में कम्युनिस्ट देशों की सुरक्षा के लिए बना था। आर्म्स रेस। बोथ कंट्रीज डेवलप। दोनों देशों ने मिलकर ये सब बनाया था। क्या सब? न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बहुत बड़े परमाणु बम, मिसाइल्स, दूर तक वार करने वाली डेंजरस मिसाइल्स। मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी। लड़ाई के नए और मॉडर्न तरीके। दिस इंक्रीज्ड फेयर ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर। इस सब की वजह से पूरी दुनिया में हर वक्त परमाणु युद्ध मतलब न्यूक्लियर वॉर का डर बना रहता था। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्पेस रेस। स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपटीशन। USA एंड USSR के बीच स्पेस में सबसे पहले पहुंचने का मुकाबला चल रहा था। फर्स्ट सैटेलाइट। USSR ने 1957 में दुनिया की पहले मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में भेजी। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस। USSR के यूरी गगारिन 1961 में स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। फर्स्ट मैन ऑन द मून। USA के पलटवार करते हुए 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर उतारा। प्रॉक्सी वॉर्स। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। USA और USSR ने आमने सामने आकर
डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा, सपोर्टिंग अपोजिट साइड्स। उन्होंने छोटे देशों में चल रहे सिविल वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में अलग अलग साइड्स को वेपन्स और पैसे से सपोर्ट किया। कि एग्जाम्पल कोरियन वॉर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लड़ाई, वियतनाम वॉर, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच का लंबा संघर्ष, अफगानिस्तान वॉर, सोवियत आर्मी के खिलाफ यूएसए ने वहाँ के लोकल फाइटर्स को सपोर्ट किया। इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर, डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ग्रुप्स। पूरी दुनिया को दो बड़े कैंप्स या ब्लॉक्स में बट गई थी, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। फेयर ऑफ न्यूक्लियर वॉर, लोगों में हर वक्त डर रहता था कि दोनों देश परमाणु युद्ध शुरू ना कर दें। ग्रोथ ऑफ मिलिट्री अलायंस, नेटो और वार्सा पैक्ट जैसे मिलिट्री ग्रुप्स और ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस कंपटीशन की वजह से साइंस, रॉकेट्स और कंप्यूटर्स में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई। फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, इंडिया जैसे नए आज़ाद हुए देशों ने किसी भी ग्रुप में शामिल ना होने का फैसला किया और NAM बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स एंड डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, जब कोई पावरफुल देश किसी कमज़ोर देश पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है और वहाँ की रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहाँ अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक इंडिया पर राज किया और यहाँ की दौलत अपने देश ले गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन, बिकमिंग इंडिपेंडेंट। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है जब गुलामी कर रही कॉलोनीज आज़ाद होकर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना दें। ठीक है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने यूरोपियन राज से आज़ादी हासिल की। ठीक है, वाई डिड डीकोलोनाइजेशन हैपन, ये हुआ क्यों था, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, गुलाम देशों के लोगों ने आज़ादी के लिए बड़े आंदोलन चलाए। वीक यूरोपियन कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसीलिए वो अपनी कॉलोनीज़ पर कंट्रोल नहीं रख पाए। सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, नए बने यूनाइटेड नेशन ने भी देशों की आज़ादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सपोर्ट किया। डिमांड फॉर फ्रीडम, हर देश के आम लोगों में अपनी खुद की सरकार चलाने की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई। एग्जाम्पल इंडिया 1947 ब्रिटिश राज से आज़ाद हुआ था। इंडोनेशिया 1949 डच नीदरलैंड के रूल से मुक्त हुआ था। घाना 1957 ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाने वाला पहला सब सहारन अफ्रीकन देश बना। केन्या 1963 लॉन्ग संघर्ष के बाद ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुआ था। इफेक्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, दुनिया के नक्शे पर बहुत सारे नए और स्वतंत्र देश सामने आए। कॉलोनियल रूल एंडेड, सदियों से चला आ रहा विदेशी हुकूमत और गुलामी का दौर खत्म हो गया। UN मेंबर इंक्रीज्ड, जैसे जैसे नए देश आज़ाद हुए यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। एक्टिव इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये नए डेवलपिंग देश अब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठाने लगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM फॉर्म्ड इन 1961, इस संगठन की शुरुआत बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में 1961 में हुई थी। पर्पस क्या था, इसका मकसद कोल्ड वॉर के दौर में USA या USSR दोनों में से किसी भी मिलिट्री ग्रुप में शामिल ना होकर न्यूट्रल रहना था। मेन लीडर्स इसमें कौन से थे, जवाहर नेहरू इंडिया से, जोसेफ ब्रोज टिटो ये यूगोस्लेविया के प्रेसिडेंट थे, जमील अब्देल नासर इजिप्ट के प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ NAM सपोर्टेड पीस, इसने दुनिया में शांति बनाए रखने और वॉर को रोकने का पूरा समर्थन किया। अपोज कॉलोनलिज्म, इसने किसी भी बड़े देश द्वारा छोटे देशों पर कब्जा करने या उन्हें गुलाम बनाने का विद्रोह किया। प्रोटेक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नए आज़ाद हुए देशों को USA या USSR के दबाव में आने से बचाया और उनकी आज़ादी को सुरक्षित रखा। प्रमोटेड कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस, इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग देशों के बीच आपसी दोस्ती और व्यापार को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। व्हाई डिड द कोल्ड वॉर एंडेड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स,
इन द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के पास पैसे की बहुत कमी हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा हथियारों पर खर्च कर दिया था, वेपन्स पर खर्च कर दिया था। रिफॉर्म्स ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, ये सोवियत लीडर ने नए बदलाव शुरू किए जिसने उनका सिस्टम कमज़ोर कर दिया था। फॉल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के देशों में लोगों ने कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहाँ की सरकारें गिर गईं। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल 1989, जर्मनी के दो हिस्सों में बंटने वाली बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया जो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का सबसे बड़ा सिंबल बना। ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन 1991, यूएसएसआर टूटकर 15 नए इंडिपेंडेंट देशों जैसे रशिया, यूक्रेन, इन सब में बट गया और कोल्ड वॉर पूरी तरह खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है? रिफॉर्म्स बाय गोर्बाचेव। माइखेल गोर्बाचेव ने सोवियत यूनियन को बचाने के लिए दो मुख्य पॉलिसी शुरू की थी। ग्लासनोस्ट मीन्स अब ओपननेस, इसका मतलब था खुलापन या ट्रांसपेरेंसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पॉलिसी के तहत लोगों और मीडिया को सरकार पर सवाल उठाने और अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी मिली जो पहले बैन थी। फिर नेक्स्ट क्या है? पेरेस्ट्रोइका मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसका मतलब था फिर से ढंग से बनाना, रिस्ट्रक्चरिंग। इम्प्रूव द सोवियत इकोनॉमी, इसका मकसद सोवियत यूनियन के पुराने बिजनेस सिस्टम को बदलकर मार्केट में थोड़ा प्राइवेट कंट्रोल लाना था ताकि उनकी डूबती इकोनॉमी सुधर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह टूट गया और उससे 15 नए आज़ाद देश बने जैसे यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये सब। रशिया एज सक्सेसर स्टेट, इन सभी 15 देशों में से रशिया सबसे बड़ा देश था, इसीलिए यूएसएसआर की यूनाइटेड नेशन सीट और उसकी बची हुई इंटरनेशनल जिम्मेदारियां रशिया को मिल गईं। नेक्स्ट क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया का माहौल बदल गया। यूएसए बिकेम द ओनली सुपर पावर। यूएसएसआर के खत्म होने से अब ताकत की होड़ खत्म हो गई और अमेरिका दुनिया की अकेली सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज्ड, देशों के बीच सांस्कृतिक विचार और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ा। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंडेड, दुनिया भर में बिजनेस और ट्रेड करना आसान हो गया और नए बिजनेस नेटवर्क्स बने। न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस अपेयर, पुराने युद्ध खत्म हुए पर नए तरीके के खतरे जैसे सिविल वॉर्स और लोकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आने लगे। न्यू ग्लोबल चैलेंजेस, अब दुनिया के सामने ऐसी परेशानियां हैं जिससे कोई एक देश अकेले नहीं लड़ सकता, जैसे टेररिज्म। आतंकवाद एक बड़ा ग्लोबल खतरा बन गया है। क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान बढ़ना और मौसम का बदलना। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट और कंप्यूटर्स पर होने वाले ऑनलाइन अटैक्स और डाटा चोरी का डर। पॉवर्टी, दुनिया के कई हिस्सों में गरीबी को दूर करना। पैंडेमिक्स, बड़ी बीमारियां जैसे नए वायरसेस जो पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलती हैं। ग्लोबल कॉपरेशन, इन सभी प्रॉब्लम्स को पूरे सॉल्व करने के लिए अब सभी देश आपस में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बनाया गया था ताकि भविष्य में कोई तीसरा बड़ा युद्ध ना हो। हेडक्वार्टर्स, इसका मेन ऑफिस न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। मेंटेन इंटरनेशनल पीस, दुनिया भर में शांति बनाए रखना और नए युद्ध को रोकना इसका सबसे बड़ा काम है। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस, अलग अलग देशों के बीच दोस्ती और अच्छे रिश्ते बढ़ाना तो दुश्मनी कम होती है और बिजनेस, ट्रेड और कल्चर में सबका फायदा होता है। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, इंसानी अधिकारों की रक्षा करना। हर इंसान को आज़ादी, बराबरी और इज्जत से जीने का हक है। यूएन ने इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी देश में लोगों पर तानाशाही या जुल्म ना हो। एनकरेज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक तरक्की को बढ़ावा देना। इसका मकसद गरीबी दूर करना, सबका एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलाना है। सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, अगर देशों के बीच कोई झगड़ा या विवाद हो जाए तो उसे बिना गोली बंदूक चलाए आपस में बातचीत करके शांति से हल करना। मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, यहाँ यूएन के दो सबसे ज़रूरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है जनरल असेंबली, ऑल मेंबर्स countries participate
यूएन के जितने भी मेंबर देश हैं, जैसे इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, फ्रांस एक्सेट्रा, उन सभी को उसमें बराबर की जगह मिलती है। हर देश के पास एक वोट होता है। डिस्कसेस ग्लोबल इश्यूज, इसमें दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, गरीबी और नए रूल्स बनाना। ये एक तरह से पूरी दुनिया की पार्लियामेंट की तरह है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन है जो दुनिया में सेफ्टी और पीस कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी इसकी होती है। अगर कोई देश दूसरे पर हमला करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल उस पर पाबंदी लगा सकती है। अप्रूविंग पीस कीपिंग मिशंस, जब किसी देश में हालात बहुत खराब होते हैं जैसे सिविल वॉर, तो वहाँ शांति बनाए रखने के लिए यूएन अपनी आर्मी भेजती है, जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस कहते हैं। इसको अप्रूव करने का काम इसी काउंसिल का होता है। परमानेंट मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 बड़े और परमानेंट देश हैं जो कभी नहीं बदलते। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे हैव विटो पावर। इन 5 देशों के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे विटो पावर कहा जाता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई रूल्स एंड डिसीजन पास कर रही हो और इन P5 देशों से कोई एक देश भी उसके खिलाफ वोट कर दे तो वो डिसीजन वहीं कैंसिल हो जाता है, चाहे दुनिया की बाकी सारे देश उसके सपोर्ट में क्यों ना हो, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएन की मुख्य अदालत है जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, अगर 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच कोई कानूनी लड़ाई या झगड़ा जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट या समुद्री सीमा का विवाद हो जाए तो वो इस कोर्ट में आते हैं। ICJ कानून के मुताबिक इनका फैसला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड। यूएन के बाकी सारे मेन ऑर्गन्स न्यूयॉर्क में है, लेकिन ICJ अकेला ऐसा मुख्य ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क से बाहर है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये काउंसिल दुनिया में लोगों के जीवन स्तर मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारने और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करती है। इसका काम क्या है, प्रमोट्स डेवलपमेंट, गरीबी दूर करना और देशों का विकास बढ़ाना। हेल्थ, दुनिया भर में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ और बीमारियों से लड़ने के तरीके ढूंढना। एजुकेशन, सभी तक पढ़ाई और ज्ञान पहुंचाना ताकि लिटरेसी रेट बढ़े। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अलग अलग देशों के बीच बिजनेस और ट्रेड में सहयोग बढ़ाना। सेक्रेटरीट, ये उन यूएन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो सारे पेपर वर्क और मैनेजमेंट संभालता है। हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, इसके सबसे बड़े ऑफिसर को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं जो एक तरह से पूरी यूएन को लीडर या मुखिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजेस द डेली वर्क ऑफ द यूएन। यूएन के रोजमर्रा के काम जैसे मीटिंग्स अरेंज करना, रिपोर्ट्स तैयार करना और डाटा मेंटेन करना इसी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ये यूएन के अंडर काम करने वाली ऐसी स्पेशल बॉडीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में पैंडेमिक्स जैसे कोरोना, वैक्सीन और पब्लिक हेल्थ पर काम करती हैं। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एजुकेशन को बढ़ावा देती है और पुरानी हिस्टोरिक जगहों मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करती है। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई और उनकी सेफ्टी के लिए काम करती है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये खेती बाड़ी मतलब फार्मिंग को सुधारने और दुनिया से हंगर मिटाने के लिए काम करती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये देशों की इकोनॉमी को स्टेबल रखने और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर लोन देने के लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीस कीपिंग। UN पीस कीपिंग फोर्सेस हेल्प, जब किसी देश में आपस में सिविल वॉर चल रहा हो या बहुत दंगे हो रहे हों तो UN वहाँ अपनी पीस कीपिंग फोर्स, जिन्हें उनके ब्लू हेलमेट्स की वजह से ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, तो उन्हें भेजता है। ये फोर्सेस वहाँ दंगे रोकती हैं, मासूम लोगों को बचाती है और शांति लाने में मदद करती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ पीस कीपिंग, स्टॉप वायलेंस। इसका काम किसी भी जगह पर चल रही हिंसा और लड़ाई को तुरंत रोकना है। प्रोटेक्ट सिविलियंस, जो मासूम आम जनता युद्ध के बीच फंसी होती है उन्हें सुरक्षा देना और खाना पीना पहुंचाना। मेंटेन पीस आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई खत्म होने के बाद भी वहां शांति बनाए रखना ताकि दोबारा दंगे ना शुरू हो सके। चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूएन, वीटो पावर स्लोज डिसीजंस, जैसे पिछले में हमने अभी पढ़ा, पीएफ देशों के पास वीटो पावर होती है। अगर कोई एक देश भी वीटो पावर से उसको मना कर दे, डिसीजन लेने से रोक दे, तो वो परमानेंट रुक जाता है। वो ये नहीं देखता कि मेजॉरिटी किस में है, एक ने भी मना किया तो वो नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेजर पावर्स, जो दुनिया के बड़े और पावरफुल देश हैं जैसे यूएस, रशिया, चाइना, उनके आपस के झगड़ों और टेंशन्स की वजह से यूएन सही से एक्शन नहीं ले पाता। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यूएन के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता, वो मेंबर देशों के फंड्स पर डिपेंड करता है। अगर देश पैसा देने में देरी करें तो यूएन के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। टेररिज्म एंड न्यू ग्लोबल थ्रेट्स, आज के ज़माने में टेररिज्म, साइबर अटैक और क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां हैं जिनसे निपटना पुराने तरीकों से बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन, इन सभी चैलेंजेस के बाद भी यूएन दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, मेंटेन करता है वर्ल्ड पीस, सपोर्ट ह्यूमन राइट्स, दुनिया भर के लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाता है, हेल्प्स ड्यूरिंग डिजास्टर, जब भी कोई फ्लड, अर्थक्वेक या कोई बीमारी आती है तो यूएन अपनी एजेंसीज के जरिए मदद पहुंचाता है। प्रमोट्स डेवलपमेंट, गरीब देशों को आगे बढ़ने और तरक्की करने में हेल्प करता है। एनकरेजेस कॉपरेशन अमंग कंट्रीज, सारे देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है ताकि वो आपस में बातचीत करके बड़े मुद्दे सुलझा सकें। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन लीग ऑफ नेशन एंड द यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी जो फेल हो गई थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। दोनों में अब क्या अंतर है हम वो पढ़ेंगे। लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड इन 1920, ठीक है, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद बना दिया गया था। फेल टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कौन, लीग ऑफ नेशन, ये कमज़ोर थी इसलिए ये 1939 में दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाई। वर्किंग टू मेंटेन ग्लोबल पीस, कौन, यूनाइटेड नेशन, ये आज तक दुनिया में कोई बड़ी वर्ल्ड वॉर होने से रोकने में सफल रही है। लीग ऑफ नेशन हैड लिमिटेड पावर्स, इसके पास देशों पर एक्शन लेने की बहुत कम कानूनी और मिलिट्री पावर थी। यूनाइटेड नेशन हैज वाइडर पावर्स एंड एजेंसीज, इसके पास ज़्यादा कानूनी अधिकार हैं और WHO, यूनिसेफ और जैसी बहुत सारी पावरफुल एजेंसीज हैं। लीग ऑफ नेशन नो सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं थी जो तुरंत एक्शन ले सके, लेकिन यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसमें एक पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल है जो ज़रूरत पड़ने पर सेना भी भेज सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमने आज पढ़ा है वही सब है इसमें, ठीक है। क्विक रिविजन के लिए आप ये देख लेना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। किसी में कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।